तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हम लोग ग्रुप सी की क्लासेस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग नई आर्थिक सुधार यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इस टॉपिक को स्टार्ट किए थे और इस टॉपिक का ये क्लास नंबर 4 है। और आज की क्लास में हम लोग निजीकरण की जो नीति है यानी कि द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और आने वाले 3 क्लासेस में आपका निजीकरण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 1991 में भारत सरकार के द्वारा जो है वो आपका नई वैश्विक स्तर की जो भी आर्थिक नीति है इसको अपनाया गया था, जिसमें आपका 3 नीति शामिल है: निजीकरण, उदारीकरण और आपका वैश्वीकरण। इसमें से हम लोग जो उदारीकरण वाला टॉपिक है वो 2 क्लास में कंप्लीट किए। इसके बाद निजीकरण का जो टॉपिक है द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इसको हम लोग आने वाले 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको मिलाकर। इसके बाद फिर जो है वो 3 क्लास में हम लोग उदारीकरण वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो टोटल आप जान लीजिए कि 6 क्लास और आएंगे। 3 क्लासेस में ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 क्लास और आएंगे। इस तरह से देखिएगा तो 9 लेक्चर में आपका ये पूरा जो टॉपिक है एलपीजी रिफॉर्म वाला ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो आज हम लोग निजीकरण के बारे में पढ़ेंगे यानी कि द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इसमें बोला जा रहा है, इसका अर्थ होता है, निजीकरण का अर्थ होता है कि स्वामित्व का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक को आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि निजीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है स्वामित्व का हस्तांतरण। जब सरकार आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित स्वामित्व का हस्तांतरण सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर करता है तो इसी प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र को आप निजी क्षेत्र में बांट दे रहे हैं, यानी कि जो चीज़ आप पहले सरकारी हुआ करता था वो चीज़ अब प्राइवेट हो रहा है। तो यही जो प्रक्रिया है आपका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण कहला रहा है। यानी कि निजीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है स्वामित्व का हस्तांतरण। ठीक है, जब सरकार आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित जो स्वामित्व है इसका हस्तांतरण सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर करे तो यही आपका निजीकरण कहलाता है। सामान्यतः निजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार 3 प्रकार के स्वामित्व का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र करता है ऑनरशिप का। पहला है प्रक्रियात्मक स्वामित्व का हस्तांतरण, दूसरा है संगठनात्मक स्वामित्व का हस्तांतरण और तीसरा है प्रबंधकीय स्वामित्व का हस्तांतरण। आगे देखिए, इसके लिए सरकार के द्वारा मुख्यतः 2 प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला बताया कि स्वामित्व का हस्तांतरण करने के लिए स्वामित्व का हस्तांतरण जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर होता है। ये आपका 3 तरह से: प्रक्रियात्मक स्वामित्व, संगठनात्मक स्वामित्व और आपका प्रबंधकीय स्वामित्व, इसका हस्तांतरण। इसको भी करने के लिए सरकार 2 नीति का प्रयोग करता है। एक है आपका विनिवेश की नीति यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की नीति, और एक आपका बी आरक्षण की नीति। इन दोनों को सरकार यूज करता है। व्यापक अर्थ में निजीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नीति निर्माता से संबंधित स्वायत्तता प्रदान करना है। तो अगर देखें तो निजीकरण का अर्थ ये भी हो सकता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो कंपनी है इसको नीति निर्माण से संबंधित स्वायत्तता प्रदान करना है। यानी कि जो भी सरकारी कंपनी है या सरकारी जो भी पीएसयू है, लोक उपक्रम है, इसको निजी क्षेत्रों को दे देना और निजी क्षेत्र जो है वहाँ पे उत्पादन और वितरण संबंधी कार्य को फुलफिल करेंगे। यही आपका निजीकरण है एक तरह से। बताया जा रहा है जो वाणिज्यकरण की भावना पर आधारित होता है, द स्पिरिट ऑफ कमर्शियलाइजेशन, इसके ऊपर ही डिपेंड होता है, जिसका मुख्य कारण क्या होता है, लाभ अर्जन करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर प्रॉफिट मेकिंग करना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निजीकरण वाणिज्यकरण की नीति पर आधारित एक आर्थिक संकल्पना है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जन है। सिंपल समझिए कि जो आपका निजीकरण है, निजीकरण का अर्थ होता है कि ज़्यादा ज़्यादा लाभ कमाना, और ये जो निजीकरण है ये आपका वाणिज्यकरण की नीति पर आधारित होता है और ये एक आर्थिक संकल्पना है और ये आपका वाणिज्यकरण की नीति पर आधारित है, यानी कि द स्पिरिट ऑफ कमर्शियलाइजेशन, इसके ऊपर ये डिपेंड है। निजीकरण का एक अन्य अर्थ ये भी होता है कि नई आर्थिक संस्कृति का निर्माण करना। तो नई आर्थिक संस्कृति का निर्माण करना जो बाजार प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर आधारित हो। तो नया आर्थिक संस्कृति का निर्माण करना है जो कि आपका बाजार प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत के ऊपर क्या हो, आधारित हो। साथ ही साथ आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है और आपका लाभ अर्जन को भी सुनिश्चित करना है। तो आर्थिक नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको अधिक प्रभावी बनाना है और इसको प्रभावी बनाकर लाभ अर्जन को क्या करना है, सुनिश्चित करना है।
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बाजार प्रतिस्पर्धा एवं क्षमता वृद्धि का सिद्धांत निजीकरण के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह कार्य करती है। अतः निजीकरण के लिए जो है वो 3 प्रमुख सिद्धांत दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि निजीकरण जो है वो एक प्रकार से आपका एक नई आर्थिक संस्कृति का निर्माण करता है, जो कि बाजार प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पे ही आधारित होता है कि बाजार में किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड है, इसके ऊपर ये आधारित है। और साथ ही साथ आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया को भी ये ज़्यादा प्रभावी बनाता है, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसको सुनिश्चित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो बाजार प्रतिस्पर्धा जो है वो यानी कि जो मार्केट कंपटीशन है, ये क्षमता वृद्धि का सिद्धांत देता है, यानी कि ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आपको वहाँ पे फाइट करने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो आपका क्षमता वृद्धि करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो निजीकरण है इसके लिए एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल यानी कि एक तरह से आपका दिशा निर्देश की तरह जो है वो सिद्धांत की तरह ये कार्य करता है। आगे देख लीजिए निजीकरण के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, जो कि कौन कौन है वो देख लीजिए। पहला आपका बाजार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का सिद्धांत, दूसरा है प्रक्रियात्मक संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि का सिद्धांत, और तीसरा है आपका अधिकतम लाभ अर्जन का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत आपको निजीकरण में देखने को मिलता है। ये आपका याद रखिएगा निजीकरण के बारे में। तो 2-3 लाइन हमेशा याद रखिएगा कि निजीकरण के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत है: बाजार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का सिद्धांत, प्रक्रियात्मक संगठनात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि का सिद्धांत। इसमें 3 चीज़ है। उसके बाद अधिकतम लाभ का सिद्धांत। ये तीनों जो है वो निजीकरण का यानी कि प्राइवेटाइजेशन का सिद्धांत है। अब देख लीजिए निजीकरण जो प्रक्रिया है इसका प्रारंभ यूके और यूएसए के द्वारा 1983 ईस्वी में किया गया था। निजीकरण का प्रारंभ, जिसे रीगल वाद तथा थ्रेचर मॉडल भी कहा जाता है। तो इसी को ही निजीकरण को ही थ्रेचर वाड मॉडल और रीगल वाद मॉडल भी कहा जाता है। और इस कारण निजीकरण को नवलोक प्रबंधन यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो निजीकरण का ही अलग नाम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि नवलोक प्रबंधन भी है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र के प्रबंधकीय तकनीकों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में लागू किया जाता है, जिसके लिए सरकार के द्वारा बी आरक्षण एवं बी निवेश की नीति को लागू किया जाता है। तो सरकार क्या करता है कि सरकार जो है वो निजी क्षेत्र का प्रबंधन तकनीकों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में लागू करता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो भी प्रबंधन तकनीक है, मैनेजमेंट का जो भी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उनको सरकारी प्रबंधन में भी उसका यूज करता है। यानी कि निजी क्षेत्र के प्रबंधकीय तकनीकों का यूज सरकार जो है वो सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रबंधन में उसको लागू कर देता है, और इसके लिए सरकार जो है वो आपका बी आरक्षण की नीति और बी निवेश की नीति इसका ये प्रयोग करता है। हम लोग देखते हैं कि 1983 में ब्रिटिश एयरवेज का विनिवेश नीति के माध्यम से निजीकरण किया गया था, और ये विश्व की पहली कंपनी थी जिसका निजीकरण किया गया था, ब्रिटिश एयरवेज का। तो ब्रिटिश एयरवेज का 1983 ईस्वी में विनिवेश नीति के माध्यम से निजीकरण किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो निजीकरण का अर्थ सिंपल सा बात है कि जो है अपना ऑनरशिप का मालिकाना हक सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को दे देना, और निजी क्षेत्र का जो प्रबंधकीय तकनीक है इसको सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में लागू कर देना, ये भी एक तरह से निजीकरण ही है, जिसके लिए सरकार बी आरक्षण की नीति और विनिवेश की नीति को ये यूज करता है गवर्नमेंट। इसके अलावा स्वामित्व का हस्तांतरण 3 तरह से होता है, वो हम लोग देख लिए हैं। इसके अलावा देखिए कि सरकार के द्वारा मुख्यतः 2 तरह का नीति का प्रयोग करते हैं निजीकरण को फुलफिल करने के लिए, विनिवेश और आपका बी आरक्षण की नीति को। फिर हम लोग देखिए कि निजीकरण के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: बाजार प्रतिस्पर्धा, प्रक्रियात्मक संगठनात्मक, दूसरा इसी में है आपका प्रबंधकीय क्षमता, इसी में है आपका प्रभावशीलता में वृद्धि, और तीसरा है आपका अधिकतम लाभ का सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हैं। फिर हम लोग देखिए निजीकरण का जो सिद्धांत है वो आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1983 में। यहाँ तक की जो बातें हैं वो हम लोग पीछे जो अभी हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। ये जो आपका निजीकरण बार बार किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो निजीकरण का उद्देश्य यानी कि इसका पर्पस, पहला पॉइंट, निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य सरकारी उद्यमों या फिर परिसंपत्तियों को खुले बाजार में बेचकर आवश्यकता अनुसार पूंजी एकत्रित करना है। तो निजीकरण का सिंपल सा एक उद्देश्य यही है कि सरकार जो है वो आपका सरकारी उद्यमों को या फिर सरकारी परिसंपत्तियों को
खुले बाजार में ओपन मार्केट में बेचेगा और इसको बेचकर जो भी आवश्यकता होगा उसको पूंजी कैपिटल का पैसा का वो एकत्रित करना है, मतलब बेचना है, पैसा कमाना है, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। और इस प्रक्रिया को ही विनिवेश कहते हैं। विनिवेश कहने का मतलब सिंपल सा बात है कि विनिवेश कहने का मतलब है कि सरकार जो है वो अपना उद्यम को, अपना परिसंपत्ति को खुले बाजार में जाकर बेच देगा और उससे जो भी पूंजी मिलेगा वही आपका वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा अपना सरकार, इसी को ही हम लोग विनिवेश कहते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सरकार बेचा ओपन मार्केट में, कोई खरीदा, पैसा सरकार को मिला, यही आपका विनिवेश है। इस नीति का एक अन्य उद्देश्य लोक उपक्रमों यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU को आर्थिक रूप से सशक्त और आपका क्षमतावान भी बनाना है। तो इस नीति का निजीकरण का एक और उद्देश्य है कि जो आपका लोक उपक्रम है PSU है, इसको आर्थिक रूप से सशक्त यानी कि एम्पावर्ड और आपका क्षमतावान यानी कि कैपेबल बनाना है। इसके लिए सरकार जो है, सरकार के द्वारा लोक उपक्रमों को वित्तीय स्वायत्तता यानी कि ऑनरशिप प्रदान किया जाता है। तो सरकार क्या करता है, इसके लिए लोक उपक्रम है जो भी आपका PSU है, इनको वित्तीय स्वायत्तता देता है यानी कि फाइनेंशियल ऑनरशिप देता है, ताकि लोक उपक्रम पूंजी बाजार से आवश्यकता अनुसार IPO के माध्यम से फंड उगाही कर सके। तो लोक उपक्रमों को भी सरकार जो है वो अपना ऑनरशिप दे रहा है, अपना अधिकार दे रहा है, उनको कुछ ना कुछ अधिकार दिया जा रहा है, वित्तीय अधिकार। बोल रहा है कि आपको ये अधिकार है कि लोक उपक्रम को कि आप क्या करो, पूंजी बाजार से आवश्यकता अनुसार IPO के माध्यम से जो है आपका फंड उगाही करो, फंड एकत्रित करो ना, आप अपना IPO जारी करते रहो और जो आपका IPO खरीदेगा आपके पास पैसा आएगा और आप पैसा हमको देना, तो ये आपका डिस इन्वेस्टमेंट हो गया, विनिवेश हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि इस नीति का एक अन्य उद्देश्य ये है कि लोक उपक्रमों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाना है, उनको क्षमतावान भी बनाना है, और इसके लिए सरकार जो है वो लोक उपक्रमों को वित्तीय स्वायत्तता भी प्रदान कर रहा है, ताकि जो लोक उपक्रम है इनको जब वित्तीय स्वायत्तता मिल गई है, आपका ऑनरशिप मिल गया है, अधिकार मिल गया है, तो ये क्या करेगा, पूंजी बाजार से आवश्यकता अनुसार IPO जारी करेगा, IPO बेचेगा और IPO के माध्यम से वो फंड उगाही करेगा यानी कि पैसा जुगाड़ करेगा। IPO का मतलब क्या होता है, देखिए दो चीज़ होता है, एक है आपका IPO और एक है आपका FPO। IPO जो है वो होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर ये आपका IPO कहलाता है, जबकि फॉलो अप पब्लिक ऑफर ये आपका FPO कहलाता है। तो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, FPO फॉलो अप पब्लिक ऑफर ये होता है, ये सब जारी किया जाता है, इसके माध्यम से ये PSU जारी करता है यानी कि लोक उपक्रम, और ये IPO बेचकर जो है वो आपका फंड का उगाही करता है। ये सभी क्या है, IPO FPO, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं आपका निजीकरण का उद्देश्य, दो गो उद्देश्य हो गया है। अब आगे देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है, सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपका पता होना चाहिए। थर्ड देख लीजिए इसका उद्देश्य, तो बोला जा रहा है कि निजीकरण का एक अन्य उद्देश्य ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से आर्थिक निष्पादन क्षमता यानी कि आउटकम में वृद्धि करना है, यानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी इस देश में बहुत ज़्यादा कम है, सब फांकी मारता है बहुत लोग। आगे देख लीजिए, और निष्पादन क्षमता में सुधार हेतु लोक उपक्रमों का प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान किया गया। अच्छा देखिए, ये पॉइंट बहुत ही पेचीदा है, इसको समझिए। क्या बोला है कि निजीकरण का एक और अन्य उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि जो आपका सरकारी काम है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आर्थिक निष्पादन क्षमता यानी कि इकोनॉमिक आउटकम कैपेसिटी जो है, इसमें हम लोगों को वृद्धि करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। अब सरकारी स्कूलों में, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी ऑफिसों में देखते होंगे बहुत लोग बहुत फांकी मारता है। यहाँ पे आपका लेबर प्रोडक्टिविटी यानी कि श्रमिक उत्पादकता बहुत ज़्यादा कम है, तो श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाना है यानी कि आर्थिक निष्पादन क्षमता को बढ़ाना है, इकोनॉमिक आउटकम कैपेसिटी को बढ़ाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखते होंगे सारा सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल में सारा क्या कर रहा है, फांकी मार रहा है, टीचर लोग पढ़े भी नहीं कर रहे सही से। आप उसी को प्राइवेट में बांट दीजिए, देखते होंगे वहाँ पे पैसा दीजिए, प्राइवेट स्कूल में देखिएगा तो वहाँ पे कोई भी फांकी नहीं मारे, कैमरा लगा दीजिए, एक व्यवस्था कर दीजिए,
तो स्कूलों को भी आप प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों को भी दे दीजिए ऑफर, तो देखिए इसका भी सुधार हो जाता है। पैसा भले ज़्यादा लगेगा लेकिन सुधार तो हो ही जाएगा ना शिक्षा में, तो ये चीज़ है। तो निजीकरण का एक उद्देश्य ये भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आर्थिक निष्पादन क्षमता आउटकम में वृद्धि करना है। और इससे क्या होगा, आपका लेबर प्रोडक्टिविटी जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम है, सब लोग फांकी मारते हैं, तो ये सभी दूर हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए, निष्पादन क्षमता में सुधार करने के लिए लोक उपक्रमों को प्रबंधकीय स्वायत्तता देनी चाहिए, यानी कि इनको जो है वो आपका प्रबंधकीय यानी कि इनको मैनेज करने का ऑटोनोमस यानी कि स्वायत्तता देनी चाहिए। इनको आज़ादी देना चाहिए कि आप अपने अनुसार इसको मैनेज कीजिए। यहीं पे जो है एक पॉलिसी आता है आपका, द पॉलिसी ऑफ डी रेगुलेशन यानी कि बी आपका नियमन, और द पॉलिसी ऑफ डी कंट्रोल यानी कि बी नियमन। इन दोनों को मिला देंगे तो आपका ऑटोनॉमी बनता है, यानी कि स्वायत्तता की नीति कहलाता है। तो द पॉलिसी ऑफ डी रेगुलेशन और द पॉलिसी ऑफ डी कंट्रोल, इन दोनों को मिलाने पे द पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी के बनता है। क्लियर? तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके लिए देख लीजिए, लोक उपक्रमों को अपने अपने प्रबंधकीय उत्तरदायित्व के साथ साथ प्रबंधकीय जवाबदेहिता और पारदर्शिता में भी जो विस्तार करना होता है। लोक उपक्रम है जो कि आपका पीएसयू है, सरकारी जितना भी आपका परिसंपत्ति वगैरह है सभी लोक उपक्रम ही कहलाते हैं। इनको प्रबंधकीय उत्तरदायित्व देना भी पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ प्रबंधकीय जवाबदेहिता यानी कि आपका आंसरेबल, ये भी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, इसको भी विस्तारित करना है। यानी कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे पिलर है जो कि आपका गुड गवर्नेंस में हम लोगों को पढ़ना होता है। इन सभी को जब आप लोक उपक्रम में शामिल करते हैं तो वहाँ पे जो है वो आपका आर्थिक निष्पादन क्षमता है, लेबर प्रोडक्टिविटी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप देखते होंगे कि आपका लाल फीताशाही, जिसको हम लोग बोलते हैं अनकॉल्ड डिले है, यही आपका करप्शन स्टार्ट करता है, लाल फीताशाही। तो लोक उपक्रमों में ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इनको दूर करने के लिए निजीकरण जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो है भूमिका निभाती है। दूसरे शब्दों में इन सभी को देखने के बाद दूसरे शब्दों में देखा जाए तो दूसरे शब्दों में उत्पादन गुणवत्ता में सुधार, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना, सेवा विविधीकरण करना, उत्पादन विविधीकरण करना, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का वितरण करना, इन सभी को निष्पादन क्षमता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो निष्पादन क्षमता बहुत बड़ा हो जाता है पॉइंट। इसमें आपका क्या क्या है, तो सेवा विविधीकरण, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, उत्पादन गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादन में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का वितरण करना, उत्पादन विविधीकरण करना, ये सभी निष्पादन क्षमता के अंतर्गत आएंगे। और आर्थिक निष्पादन क्षमता में वृद्धि करना है तो निजीकरण कर दीजिए। आपका सरकारी स्कूल में सारा कुछ हो नहीं सकता है तो आप प्राइवेट स्कूल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो सरकारी काम को प्राइवेट में बेच देखिए, पहले एक ना ये था कि एग्जांपल जैसे कि आपका जो रेलवे है, रेलवे जब तक सरकार मतलब कि आपका सरकार के हाथों में था तब तक उसका देख रहे हैं कितना प्रॉब्लम होता था। जब से उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया है तब देखिए रेलवे का विकास हो रहा है एक से एक, तुरंत सब, यही चीज़ है। आगे देख लीजिए, निजीकरण का एक अन्य उद्देश्य क्या है, तो निजीकरण का एक अन्य उद्देश्य लोक प्रशासन के बढ़ते भार को भी कम करना है। तो निजीकरण का भी ये भी एक पर्पस है कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो भार बढ़ रहा है ना, इसको कम करना है। और सरकार लोक प्रशासन में निजी क्षेत्रों की लोक प्रशासन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है और इनकी क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि करने का प्रयास करती है। सिंपल सी बात है। तो सरकार जो है वो निजीकरण के माध्यम से लोक प्रशासन का जो भार बढ़ रहा है उसको कम करने का प्रयास करता है, और साथ ही साथ लोक प्रशासन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को जो है वो बढ़ा रहा है सरकार, और इससे क्या हो रहा है, इसका क्षमता में और जो है वो इनकी क्षमता और इनकी प्रभावशीलता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जैसे कि लोक प्रशासन के आपका लेटरल एंट्री की अवधारणा, लोक प्रशासन का संविदाकरण यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल। तो एग्जाम्पल में याद रख लीजिएगा ये क्या है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि हमेशा याद रख लीजिएगा कि निजीकरण के माध्यम से हम लोग लोक प्रशासन का जो है भार उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लोक प्रशासन को हम लोग लोक प्रशासन में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं निजीकरण के माध्यम से, और इससे आपका लोक प्रशासन का क्षमता और प्रभावशीलता दोनों आपका बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए लोक प्रशासन के लेटरल एंट्री की अवधारणा और लोक प्रशासन का संविदाकरण यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल, ये सभी एग्जाम्पल है इसके।
ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए एक और इसका अन्य उद्देश्य है, लास्ट नंबर 5वां है कि निजीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आर्थिक नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन में निजी क्षेत्रों या फिर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो निजीकरण का एक और ये भी पर्पस है कि जो आपका आर्थिक नीति निर्माण है और आपका क्रियान्वयन है, नीति निर्माण यानी कि लॉ मेकिंग और क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, इसमें निजी क्षेत्रों की यानी कि प्राइवेट सेक्टर का भी और लोगों की भी भागीदारी, उनका भी पार्टिसिपेशन रेशियो है, इनको बढ़ाना है, इनको सुनिश्चित करना है ताकि सुशासन को भी स्थापित किया जा सके, आपका गवर्नेंस को भी। और यहीं पे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस यानी कि कम गवर्नमेंट कम हो और मैक्सिमम गवर्नेंस यानी कि शासन ज़्यादा हो रहा है और वो भी अच्छा तरीके से। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब सुशासन, बढ़िया शासन, यही। तो गवर्नमेंट कम लग रहा है, सरकार के कर्मचारी कम हो रहे हैं, कम काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से उसका जो शासन है बहुत ही अच्छा है, पारदर्शिता है उसमें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी कुछ है उसमें। ये आपका निजीकरण के पीछे का जो आपका लॉजिक था, लॉजिक नहीं बोलिए, इसको बोलते हैं हम लोग कि जो आपका निजीकरण है, ये निजीकरण के पीछे लाने के पीछे जो आपका उद्देश्य था, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निजीकरण के समर्थन में तर्क देखेंगे, और ये जो तर्क है वो आपका सकारात्मक तर्क भी देखेंगे और आपका ये जो है वो नकारात्मक तर्क भी देखेंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हम लोग देखेंगे निजीकरण के समर्थन में। पहला हम लोग देखते हैं सकारात्मक क्या क्या है, इसका फायदा हुआ सो। पहला चीज़ कि भारत में निजीकरण के कारण लोक उपक्रमों की क्षमता, प्रभावशीलता और उनके लाभ अर्जन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जैसे कि आपका महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी और नवरत्न कंपनियां, ये सभी बड़ी है। तो इनका जो उत्पादन क्षमता है, इनका जो प्रभावशीलता है, इन सभी में आपका क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। निजीकरण के कारण ही लोक उपक्रमों के वित्तीय घाटे में अप्रत्याशित सुधार हुआ है और इस कारण जो आपका रुग्ण उद्योग था वो आपका लाभ अर्जन उद्योग में परिवर्तित हो गया है। तो जो आपका हम लोग निजीकरण किए हैं, तो निजीकरण करने से जो पीएसयू, जो लोक उपक्रम आपका औद्योगिक रुग्णता से यानी कि इंडस्ट्रियल सिकनेस से ग्रसित था, वो सभी अब क्या हो गया है, एक तरह से प्रॉफिट कमाने वाला इंडस्ट्री बन गया है। इसके अलावा पूंजी का तकनीक की जो समस्या है, इसका भी समाधान हुआ है। तो पूंजी की तकनीक का समस्या, पूंजी और तकनीक की जो समस्या है, इसका भी समाधान हो गया। यानी कि आपको एफडीआई और विनिवेश नीति के कारण पूंजी भी मिल रहा है और आपका अलग अलग तकनीक, दूसरे देशों का तकनीक भी आपको देखने को मिल रहा है। निजीकरण के कारण पूंजी एवं आधुनिक तकनीकों के अंतर्प्रभाव में भी वृद्धि हो गई है। ठीक है। इसके अलावा चौथा नंबर पॉइंट, निजीकरण भारत के लोक उपक्रमों में प्रबंधकीय क्षमता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व तो पारदर्शिता, इनको सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो निजीकरण। तो निजीकरण भारत के लोक उपक्रमों में ये सभी बढ़ाता है, प्रबंधकीय क्षमता, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता को। निजीकरण के कारण लोक उपक्रमों में होने वाले नीति निर्माण प्रक्रिया को लागत लाभ सिद्धांत पर आधारित करने का किया है। अच्छा, निजीकरण के कारण लोक उपक्रमों में होने वाले नीति निर्माण जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग लागत लाभ सिद्धांत पर आधारित हम लोग कर सके हैं। यानी कि लागत, आप पैसा लगाइए लेकिन आपको लाभ मिलेगा भैया। तो एसेट है, निवेश है, आपको वो प्रॉफिट देगा ही देगा। तो निजीकरण के कारण ही क्या हो गया कि जो आपका पीएसयू है यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है, लोक उपक्रम है, यहाँ पे होने वाले जो नीति निर्माण प्रक्रिया है, इसको लागत लाभ सिद्धांत पे हम लोग ला सके निजीकरण के कारण ही। भारत में निजीकरण ने निवेश में वृद्धि कर रोजगार सृजन, आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत में निजीकरण की है, तो निजीकरण के कारण आपका निवेश में वृद्धि हुआ है, एफडीआई का, एफपीआई का, एफआईआई का। इसके अलावा आपका रोजगार का सृजन भी हुआ है और आर्थिक विकास दर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपका रेट है वो भी आपका बढ़ गया है। ये सभी में क्या हुआ, वृद्धि हो गया है। तो ये सभी आपका निजीकरण का सकारात्मक पक्ष था। अब देख लीजिए निजीकरण का जो है वो आपका नकारात्मक पक्ष, क्योंकि ये भी देखना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट कि निजीकरण के अंतर्गत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की अनुमति प्रदान की गई है। हम सभी को पता है कि निजीकरण करने के लिए सरकार दो तरह का प्रक्रिया अपनाता है, मतलब दो तरह का पॉलिसी, एक आपका विनिवेश की नीति और एक आपका व्यय आरक्षण की नीति। ठीक है। तो ये बोला गया है, इसका नकारात्मक पक्ष ये है कि निजीकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की अनुमति प्रदान की गई है।
इससे क्या होता है कि इससे एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि निजी एकाधिकार में समृद्धि हो सकती है। तो यानी कि आपका मोनोपोली यहाँ से बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप आय एवं संपत्ति से संबंधित असमानता में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इसके अलावा एकाधिकार जहाँ एक और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रम एवं उपभोक्ताओं को भी शोषण किया जाता है। तो ये देख लीजिए, बोला जा रहा है कि निजी क्षेत्र के कारण सार्वजनिक सरकार के द्वारा जो आपका PSU है, यहाँ पे आपका विनिवेश की अनुमति दे दी गई है। इससे एक संभावना ये भी मिल रहा है कि विनिवेश के कारण निजी एकाधिकार इसमें वृद्धि हो रही है, यानी कि प्राइवेट क्षेत्रों का मोनोपोली बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आय और परिसंपत्ति में असमानता देखने को मिल रही है। आय और संपत्ति से संबंधित असमानता देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक चीज़ और भी हो रहा है कि इसके अलावा एकाधिकार जहाँ एक और प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है, इसको बढ़ाने में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एकाधिकार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अंधाधुंध कर रहा है, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए ना। प्राइवेट कंपनी का लाभ एक ही है, एक ही पर्पस है कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाना है। जितना आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर दीजिए कोई मतलब नहीं है। इनका केवल एक ही फंडा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसी टेक्निक पे काम करना है। तो यही बोला जा रहा है कि एकाधिकार जो है वो निजी क्षेत्रों का हो रहा है। ये जो एकाधिकार है वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो बढ़ा ही रही है, और दूसरी ओर ये श्रम और उपभोक्ताओं का शोषण भी कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन भी कर रही है। जैसे कि दिल्ली और मुंबई में जो आपका पैरेशन है, पुअर पैरेशन यानी कि वितरण है। पुअर पैरेशन निजीकरण के कारण बिजली दर में लगातार वृद्धि हो दिखी जा रही है। अच्छा देखो, पुअर नहीं, यहाँ पे पावर पैरेशन है। अच्छा देख लो, दिल्ली और मुंबई में क्या हो गया कि जो बिजली है वो आपका निजी क्षेत्रों में दे दिया गया है। और निजी क्षेत्रों में दे दिया गया तो आपका वो जो है निजी क्षेत्र मनमाने तरीके से बिजली में जो है वो लगातार दाम बढ़ा रही है। पावर पैरेशन इसको बोलते हैं वितरण। तो दिल्ली और मुंबई में देखते होंगे कि पावर पैरेशन का निजीकरण कर दिया गया है। देन ऐसे में निजीकरण के कारण जो है वो आपका क्या हो रहा है, लगातार बिजली का जो है दाम इसमें आपका वृद्धि देखने को मिल रही है। तो एक ये प्रॉब्लम कर रहा है निजीकरण, कि निजीकरण में आप विनिवेश को बढ़ा दिए हैं तो आपका यहाँ से एकाधिकार बढ़ रहा है निजी क्षेत्रों का, और एकाधिकार बढ़ रहा है जिससे क्या हो रहा है, एक तरफ तो आपका ये प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है, और एक तरफ ये आपका श्रम और उपभोक्ताओं का आपका क्या कर रहा है, शोषण भी कर रहा है। जैसे कि दिल्ली और मुंबई में पावर पैरेशन का आप निजीकरण कर दिए हैं, जिससे आपका बिजली दर का लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसके अलावा देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, तो निजी निवेशक औद्योगिक रुग्णता से ग्रसित लोक उपक्रमों तथा वैसी परियोजनाओं जिनमें लाभ की संभावना दीर्घकालिक या फिर कम होती है, वैसे में उसमें निवेश करने की रुचि अत्यंत कम पाई जाती है। सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा निवेश करेंगे जहाँ पर उनको लाभ जो है वो ज़्यादा मिलेगा और तुरंत मिलेगा। तो निजी निवेशक जो है वो क्या करेंगे, जो आपका औद्योगिक रुग्णता वाले जो भी आपका लोक उपक्रम है या फिर वैसी कोई भी परियोजना है जिनमें लाभ की संभावना दूर में है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे निवेश लोग करेंगे नहीं। और इस कारण भारत की सार्वजनिक क्षेत्र एवं रुग्ण उद्योगों में विनिवेश की मात्रा क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सिंपल सी बात है, जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ पे तुरंत काम करेंगे ये लोग। प्राइवेट निवेश करेगा वहीं पे ज़्यादा जो है वो आपका प्राइवेट सेक्टर निवेश करेगा, जहाँ पे प्रॉफिट का है वहाँ पे निवेश ही नहीं कर रहा है। तो ये आपका क्या देखने को मिल रहा है, इससे आपका भारत के सामाजिक क्षेत्रों में रुग्ण उद्योगों में विनिवेश की जो है वो मात्रा कम देखने को मिल रही है। तो एक ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्या है वो देख लीजिए, निजी क्षेत्र अधिकतर लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ये काम करती है। और इसी कारण कभी कभी लाभ अर्जन हेतु उपभोक्ताओं की रुचि और हितों को भी नकार दिया जाता है। तो उपभोक्ता का, कंज्यूमर का जो रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको ध्यान नहीं देंगे। उनका जो हित है, उनका जो इंटरेस्ट है, इनको ध्यान नहीं देते, इनको नकार देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, और केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ही काम करते हैं। जिस कारण उपभोक्ताओं के आर्थिक अधिकारों का क्या होता है, इकोनॉमिक राइट्स का क्या होता है, हनन होता है। और इसके अलावा निजी क्षेत्रों के द्वारा कभी कभी सामाजिक हित, सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय सततता और सामाजिक न्याय की संकल्पना को भी नकार दिया जाता है। अंधाधुंध ये लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, इसके आपका पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कोई मतलब नहीं। सामाजिक कल्याण, पर्यावरणीय सततता, सामाजिक हित, ये सभी को हटा दिया है, कोई मतलब भी नहीं है।
कोई टेंशन ही नहीं है। इस कारण भारत सरकार के द्वारा गांधीवादी जो विचारधारा है, गांधीयन आइडियोलॉजी जो है, उस पर आधारित कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR अवधारणा को लागू किया गया। बाद में देखा गया कि यार इतना ज़्यादा हम कर दिए तो ये लोग तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये लोग अपना केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ही काम कर रहा है, अपना देख रहा है, अपना पेट पाल रहा है, बस कोई ये लोगों को टेंशन ही नहीं है। बाद में गांधीवादी विचारधारा था, उसी के ऊपर आधारित हम लोग एक CSR पॉलिसी लाए, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसका एक ही उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। यानी कि इसमें CSR में बोला गया कि जो भी फैक्ट्री जितना उत्पादन कर रही है, वो उत्पादन का एक निश्चित इकाई, उत्पादन का निश्चित जो पैसा है वो आपका लोक उपक्रम जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, एजुकेशन पे, इन सभी पे वो खर्च करेगा, यातायात पे वो खर्च करेगा। ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, निजी क्षेत्र दीर्घकालिक एवं जोखिम वाले परियोजनाओं में कम रुचि रखते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा वहाँ पे ध्यान ही नहीं देगा, जहाँ पे ज़्यादा जोखिम है वहाँ पे ध्यान ही नहीं देगा। जैसे कि ग्रामीण अवसंरचना का विकास, इसमें ध्यान नहीं देंगे, कृषि क्षेत्र का विकास, इसमें ध्यान नहीं देंगे, पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास, इसमें ये ध्यान नहीं देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसके अलावा अधिकतम लाभ अर्जन हेतु इनके द्वारा मशीनों का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मशीन अधिकतम उत्पादन करते हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि की प्रकृति में गहन श्रम पर आधारित ना होकर ये मशीनीकरण पर आधारित होगी, यानी कि पूंजी गहनता यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इससे आपका रोजगार विहीन समृद्धि का ये प्रमुख कारण है, यानी कि ये आपका जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो है निजीकरण वो आपका अधिकतम लाभ अर्जन के ऊपर ही ध्यान देगा, देन ऐसे में वो मशीनों का अधिकतम प्रयोग करेगा। परिणाम क्या होगा कि आर्थिक समृद्धि की जो प्रकृति होगी वो आपका गहन श्रम पर आधारित नहीं होकर वो आपका पूंजी गहन यानी कि मशीनीकरण पर आधारित हो जाएगी, और इससे आपका जॉबलेस ग्रोथ जैसी समस्या जो है वो आपका सामने निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें आपको जो है वो समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा देख लीजिए, निजीकरण के अंतर्गत नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिक, कार्यपालिका एवं बड़े बड़े व्यावसायिक वर्गों के मध्य साठगांठ विकसित होने का खतरा है। सिंपल सी बात है, निजीकरण कर देंगे तो ये आपका राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कंपनियां आपस में मिल जाएंगे, तो व्यावसायिक साठगांठ देखने को मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे ना, बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो अडानी के ऊपर, अंबानी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनको कंपनी यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए इनको जो है वो आपका 1 रुपया पर एकड़, 2 रुपया पर एकड़, इतना जो है वो आपका प्रति एकड़ ज़मीन बेच दे रहा है इसको। तो ये साठगांठ बोला जाता है, ऐसा हम ज़रूरी है कि नहीं है, ये रियल है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें निकल रही है, तो ऐसा भी होता है। तो निजीकरण के कारण क्या होता है, इसी के अंतर्गत नौकरशाही, राजनीतिक, कार्यपालिका और बड़े बड़े जो व्यावसायिक वर्ग है इनके मध्य में साठगांठ देखने को मिलती है, और इससे आपका क्या होता है, क्रोनिक कैपिटलिज्म या फिर गहन पूंजीवाद, इसको हम लोग कहते हैं। तो यही आपका क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी कि गहन पूंजीवाद, इसी को हम लोग कहते हैं, और ये आपका एक प्रॉब्लम है। और गहन पूंजीवाद के कारण आर्थिक नीति निर्माण की प्रकृति वर्गीय हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, गहन पूंजीवाद के कारण कि जो भी आपका नीति निर्माण होगा वो नीति निर्माण केवल एक वर्ग के लिए ज़्यादा किया जाएगा, दूसरे वर्ग को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। परिणाम क्या होगा, परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं ये और भी ज़्यादा जटिल हो जाएगी, जैसे कि भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इत्यादि की तीव्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, बहुत अधिक हो जाएगा ये सभी ना। तो आपका जो गहन पूंजीवाद है यानी कि क्रोनिक कैपिटलिज्म, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे साठगांठ देखने को मिलता है। ब्यूरोक्रेसी में कभी कभी बहुत सारे ऑफिसर लोग भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति से, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, ये सभी निजीकरण का एक दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। आगे देख लीजिए, पॉलिसी निर्माण में जो है वो आपका क्लास बेस यानी कि वर्ग आधारित हो जाएगा, जबकि इससे सामाजिक कल्याण और लोकतांत्रिक आधारित होना चाहिए पॉलिसी। और वर्ग आधारित कहने का मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों के अनुसार फिर देश चलेगा, वो जैसे बोलेंगे अपने अनुसार ही चलेगा, तो फिर ये तो दिक्कत है कि नहीं है भाई। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे देख लीजिए 7 नंबर पॉइंट, कि निजी क्षेत्रों के द्वारा वैसे क्षेत्रों में निवेश
विनिवेश निवेश और विनिवेश किया जाता है जो पहले से ही विकसित होते हैं, और इस कारण अर्थव्यवस्था में जो है वो आपका क्षेत्रीय असमानता भी देखने को मिलती है, उसमें भी वृद्धि होता है। तो प्राइवेट सेक्टर केवल उसी क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश करेंगे, उसी क्षेत्रों में ज़्यादा विनिवेश करेंगे। तो ये आपका निजीकरण क्या था, निजीकरण के बारे में हम लोग देखें। निजीकरण का सकारात्मक पक्ष और निजीकरण का नकारात्मक पक्ष दोनों को देख लिए। इसके अलावा हम लोग देखें कि जो आपका निजीकरण है, निजीकरण में स्वामित्व का हस्तांतरण 3 तरह से होता है: प्रक्रियात्मक, संगठनात्मक और प्रबंधकीय स्वामित्व का हस्तांतरण। इसके अलावा देखिए, निजीकरण को लागू करने के लिए 2 तरह का नीति का यूज किया जाता है, एक आपका विनिवेश नीति, एक आपका व्यय आरक्षण नीति, वो देखिए। इसके अलावा नीति जो आपका निजीकरण है इसका 3 प्रमुख सिद्धांत होता है, वो हम लोग देखें। इसके अलावा निजीकरण का उद्देश्य क्या है वो हम लोग देखें। इसके अलावा निजीकरण के समर्थन में तर्क देखें, सकारात्मक पक्ष देखें, फिर आपका नकारात्मक पक्ष देखें, दोनों देखें। उसके अलावा अब हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक इसी में, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे देख रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो ये आपको समझना चाहिए। ये सब ज़्यादा छोटा छोटा है ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसलिए हम लोग आगे इसमें चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, निजीकरण के अंतर्गत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, निजीकरण को लागू करने के लिए तकनीकी उपाय या फिर निजीकरण की विशेषताएं, ये तीनों एक ही है, इसी को हम लोग देखना है क्या है क्या नहीं। सो निजीकरण नीति का शाब्दिक अर्थ है कि आर्थिक क्रियाकलापों में निजी क्षेत्रों की भूमिका में वृद्धि करना है और सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट की भूमिका को कम करना है। सिंपल सी बात यही समझिए कि निजीकरण का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जो आपका आर्थिक क्रियाकलाप है, इस आर्थिक क्रियाकलाप में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाना है और गवर्नमेंट सेक्टर को कम करना है। नई आर्थिक नीति आई थी जो कि 1991 में आया था, और इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा निजीकरण प्रक्रिया को अपनाया गया था, और निजीकरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु 6 प्रकार के आर्थिक सुधार उसको अपनाया गया था, जो कि निम्नलिखित है। तो निजीकरण को फुलफिल करने के लिए सरकार 6 तरह के आर्थिक सुधारों को अपनाया था निजीकरण करने के लिए। पहला है आपका बी आरक्षण की नीति, दूसरा है बी लाइसेंसिंग की नीति, ये दोनों हम लोग उदारीकरण में पढ़ चुके हैं। तीसरा है रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति, चौथा है लोक उपक्रमों में सुधार, इसी में हम लोग पढ़ेंगे महारत्न एवं नवरत्न की नीति, इसी में हम लोग देखेंगे विनिवेश की नीति। पांचवा हो जाएगा आपका MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी। छठा है आपका स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की नीति यानी कि रिटायरमेंट की पॉलिसी। तो ये आपका 6 तरह का नीति यानी कि 6 तरह का आपका आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था एक निजीकरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए। तो निजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 6 तरह का आर्थिक सुधार किया गया था, ये 6 वो यहाँ पे देख लेते हैं। अब आपका जो पहला है, दूसरा जो है वो आपका बी आरक्षण की नीति और बी लाइसेंसिंग की नीति, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं, वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा। हम लोग उदारीकरण वाला जो टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोग वी आरक्षण की नीति और वी लाइसेंसिंग की नीति वहाँ पे कवर किए थे, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब बच गया 4 गो, अब हम लोगों को केवल 4 गो जो है बचा हुआ उसी को कंप्लीट करना है। ये 4 गो कौन कौन है वो देख लीजिए आपका। ये ज़्यादा आपका नहीं था, थोड़ा ही सा था, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। इसको 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। तो 3rd नंबर देखिए, रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति, क्योंकि हम लोग पहला बी आरक्षण की नीति और बी लाइसेंसिंग की नीति पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, तो 3rd से हम लोग स्टार्ट करेंगे। रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति, यहाँ बोला गया कि 1987 में भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की गई, और इससे क्या हुआ, रुग्ण यानी कि औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसका स्थापना किया गया था। अच्छा ठीक है, बोला गया कि 1987 में भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की गई थी, और ये जो बोर्ड है ये आपका औद्योगिक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत था, समझिए ना, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत था। और कंपनी अधिनियम कब आया था, 1956 में आया था, उसी के तहत ये आया था 1987 में। इसके अलावा देख लीजिए आपका
सिक इंडस्ट्री कंपनी एक्ट के तहत, यानी कि रुग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम, अच्छा सॉरी हम एक लाइन गलत बता दिए। हम क्या बता दिए थे, अभी देख लीजिए, अभी ध्यान में रखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति, और इसके लिए क्या किया कि 1987 में भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की गई। और ये जो बोर्ड का स्थापना जो किया गया था वो आपका रुग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा देख लीजिए आपका सीका एक्ट, यानी कि SICA एक्ट 1985 में बना था, और ये आपका सिक इंडस्ट्री कंपनी अधिनियम के तहत बना था। ठीक ना, ये याद रख लीजिएगा आप। तो बताया जा रहा है कि SICA, सीका इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो सीका का मुख्य उद्देश्य रुग्ण उद्योगों का जो है वो पुनर्गठन करना था। पुनर्गठन करने का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन करना था इनका, रुग्ण उद्योगों का। वहीं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड 1987 का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका रुग्ण उद्योगों के लिए वित्तीय एवं प्रबंधकीय सुधार को सुनिश्चित करना था और उन्हें लाभ अर्जन करने वाले उद्योगों में परिवर्तित करना था। सिंपल सी बात याद रख लीजिएगा। एक है आपका सीका, यानी कि SICA, जो कि 1985 में बना था, और ये भी सिक इंडस्ट्री कंपनी अधिनियम, यानी कि रुग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बना था। इसके अलावा ये तो 1985 में बना। इसके अलावा 1987 में आपका भारत सरकार के द्वारा ही औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की गई, और ये भी आपका सिक इंडस्ट्री कंपनी एक्ट के तहत ही किया गया। अब देख लीजिए, सीका का जो काम था वो काम था ये कि जो रुग्ण उद्योग है इनको आपका रिकंस्ट्रक्शन करना, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पुनर्गठन करना है। और जो आपका औद्योगिक और जो आपका वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड बना था उसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि 1987 में बना था, उसका काम था कि जो आपका रुग्ण उद्योग है इनको फंड और इनको वित्तीय और आपका प्रबंधकीय सुधार इनको देना है, और इसके अलावा जो रुग्ण उद्योग है इनको क्या करना है, लाभ अर्जन वाले उद्योग में परिवर्तित करना है। अब देख लीजिए, जो आपका रुग्ण उद्योग है इसके पुनर्गठन हेतु सरकार के द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम थे। एक तो आपका प्रबंधकीय सुधार किया गया, और एक आपका वित्तीय सुधार किया गया। प्रबंधकीय सुधार के लिए NPM लागू किया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, और वित्तीय सुधार के लिए विनिवेश प्रक्रिया या फिर विनिवेश नीति को लागू किया। सिंपल सी बात बताया गया है। रुग्ण उद्योगों के लिए प्रबंधकीय सुधार किया गया और आपका वित्तीय सुधार किया गया। रुग्ण उद्योगों में जो आपका प्रबंधकीय सुधार किया गया था इसके लिए NPM लागू किया गया था, और इसका अर्थ होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये। और ये जो है वो आपका औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के द्वारा किया गया था, जो कि 1987 बना था। उसके अलावा वित्तीय सुधार हेतु विनिवेश प्रक्रिया को या फिर विनिवेश नीति को अपनाया गया ये। ठीक है, आगे देख लो। अब देख लो इसी में क्या है क्या नहीं है। सो अगला पॉइंट, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के द्वारा प्रबंधकीय सुधार हेतु नव लोक प्रबंधन नीति यानी कि NPM को लागू किया गया था। वहीं दूसरी ओर वित्तीय सुधार हेतु विनिवेश प्रक्रिया को लागू किया गया। जो ऊपर है वही बात यहाँ बोला गया है। इन दोनों नीतियों के कारण 2013 तक लगभग 80 रुग्ण उद्योगों को लाभ अर्जित करने वाले उद्योगों में परिवर्तित किया भी जा सका, जिन्हें वर्तमान समय में हम लोग महारत्न कंपनी, मिनीरत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी कहते हैं। 2013 से पहले यही सब आपका रुग्ण उद्योग था, लेकिन 2013 के बाद यही जो है वो आपका महारत्न कंपनी, मिनीरत्न कंपनी और आपका नवरत्न कंपनी के रूप में सामने आ गया है। ये कैसे हुआ? तो ये जब हम लोग रुग्ण उद्योगों के लिए क्या किए, संबंधित नीति लाए। एक हम लोग 1987 में हम लोग औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड लाए, जो क्या करता है वो आपका प्रबंधकीय सुधार किया। यहाँ पे हम लोग NPA लागू किए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसके अलावा हम लोग 1985 में सिका एक्ट बना। सिका एक्ट के माध्यम से हम लोग क्या किए, सिंपल सी बात है, इसके माध्यम से हम लोग विनिवेश प्रक्रिया को लागू किए वित्तीय सुधार के लिए। और इन दोनों से आपका जो है वो रुग्ण उद्योग, जो कि 2013 तक रुग्ण उद्योग थे, वो सभी आपके लाभ अर्जित करने वाले उद्योग में परिवर्तित हो गए, और जिनको हम लोग वर्तमान समय में नवरत्न, मिनीरत्न और आपका महारत्न कंपनी के रूप में इसी को जानते हैं। तो यही आपका तीनों बन गया।
आई होप ये वाला लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो ज़्यादा परेशान मत होइएगा इसमें। इसके आगे की जो चर्चा है वो हम लोग देखते हैं। तो रुग्ण उद्योगों से संबंधित जो नीति थी वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद देख लीजिए, जो चौथा नंबर पॉइंट है वो है आपका लोक उपक्रमों में सुधार। क्या बोले? लोक उपक्रमों में सुधार की नीति। आपको बताया गया था ना, क्या बोला गया था कि जो आपका निजीकरण है इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा 6 तरह का आर्थिक सुधार इसको अपनाया गया था। 6 में कौन कौन है? पहला है बी आरक्षण की नीति और दूसरा है बी लाइसेंसिंग की नीति। ये दोनों हम लोग उदारीकरण वाले टॉपिक पढ़ लिए, वहाँ से इसको कनेक्ट कीजिएगा। तीसरा है रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति, जो कि आपका अभी हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है लोक उपक्रमों में सुधार की नीति, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिए, लोक उपक्रमों में सुधार की नीति यानी कि जो आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट है पीएसयू, इसमें सुधार की नीति कैसे किया गया। सो इसमें सुधार की जो नीति है वो आपका 2 तरह से किया गया। एक आपका महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों के लिए जो है वो नीति लाया गया। इसके अलावा एक आपका MOU की नीति लाई गई, जिसको हम लोग बोलते हैं द पॉलिसी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर अंडरटेकिंग, ये कहते हैं। अब देख लीजिए, भारत में जो आपका लोक उपक्रम है PSU, इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक है आपका विभागीय लोक उपक्रम यानी कि डिपार्टमेंटल PSU, और एक है आपका गैर विभागीय लोक उपक्रम यानी कि नॉन डिपार्टमेंटल PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। MOU ये आपका ज्ञापन समझौता की एक नीति है, ये भी हम लोग देखते हैं लोक उपक्रमों में सुधार करने के लिए। तो लोक उपक्रमों में सुधार की नीति 2 तरह से लाया। एक आपका महारत्न और मिनी रत्न महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी के लिए नीति लाया, और दूसरा आपका MOU की नीति लाया। उसके अलावा भारत में 2 तरह का लोक उपक्रम दिखता है, एक डिपार्टमेंटल PSU, एक आपका नॉन डिपार्टमेंटल PSU। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। भारत में लोक उपक्रमों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका विभागीय लोक उपक्रम, यहाँ सरकार के कोर एक्टिविटी से संबंधित होते हैं। क्या है वो समझ लीजिए। बोला जा रहा है कि जिन लोक उपक्रमों के लिए सरकार अलग से मंत्रालय की व्यवस्था होती है उन्हें विभागीय लोक उपक्रम कहते हैं। जैसे कि रेलवे के लिए अलग मंत्रालय होता है, डाक विभाग के लिए अलग मंत्रालय होता है, सूचना एवं प्रसारण इसके लिए एक अलग मंत्रालय होता है, खनन इत्यादि। ये ऐसे लोक उपक्रम हैं जिनके लिए सरकार जो है वो एक अलग से डिपार्टमेंट, एक अलग से मंत्रालय बना देती है, और इन लोक उपक्रमों का जो है मुख्य उद्देश्य वो आपका सामाजिक लोक कल्याण होता है और सामाजिक न्याय को जो है वो सुनिश्चित करना होता है। तो विभागीय लोक उपक्रम वैसे लोक उपक्रम होते हैं जिनके लिए सरकार जो है वो, जिन लोक उपक्रमों के लिए सरकार अलग से मंत्रालयों की व्यवस्था करता है उनको हम लोग विभागीय लोक उपक्रम कहते हैं। जैसे कि रेलवे, डाक विभाग, सूचना और प्रसारण, खनन इत्यादि, ये सभी। और इनका पर्पस है आपका सामाजिक लोक कल्याण करना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ठीक है। दूसरा है आपका गैर विभागीय लोक उपक्रम, या सरकार के नॉन कोर गतिविधि संबंधित है। एक होता है कोर गतिविधि यानी कि मेन काम, तो मेन जो है वो कोर एक्टिविटी, ये आपका विभागीय लोक उपक्रम हो जाएंगे। और जो आपका नॉन कोर गतिविधि होंगे ये आपका गैर विभागीय लोक उपक्रम के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत वैसे सभी लोक उपक्रमों को शामिल किया जाता है जिनकी प्रकृति जो है वो आपका व्यावसायिक होती है यानी कमर्शियल होती है, और ये सभी लोक उपक्रम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। इनके लिए कोई भी विशेष तरह से कोई भी मंत्रालय नहीं होता है, ये सभी एक ही मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, और वो है आपका उद्योग मंत्रालय यानी कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत। और इनका उद्देश्य केवल लाभ अर्जन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर इनका काम करता है ये। जैसे कि आपका ONGC, सेल, HEC, IOCL इत्यादि। ONGC यानी कि ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये सभी इस तरह करके देखते हैं। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, सभी जो है वो आपका नॉन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, यानी कि मतलब वो आपका गैर विभागीय लोक उपक्रम होगा, यानी कि नॉन डिपार्टमेंटल PSU होगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट। समझ में आया। तो एक होता है आपका विभागीय लोक उपक्रम और एक होता है आपका गैर विभागीय लोक उपक्रम, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देख लीजिए, एक डाटा दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि 1991 में लोक उपक्रम यानी कि PSU की जो संख्या थी वो आपका लगभग 1300 था, और 1300 जो था
उसमें से 300 PSU सेंटर के पास था और लगभग 1000 PSU जो है वो आपका राज्यों के पास था। ठीक है, क्या बोला जा रहा है समझिए हल्का सा। तो क्या बताया गया कि 1991 में लोक उपक्रम जो टोटल था PSU, ये इसकी संख्या 1300 था। इसमें से 300 जो है वो आपका सेंटर PSU था और 1000 जो है वो आपका स्टेट का यानी कि राज्यों का PSU था, जिसमें से अब 991 ही रह गए हैं। 300 में से 991 रहा है और 1000 जो कि राज्यों के पास था उसमें अब 974 ही रह गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो 974 अब वर्तमान में राज्यों का और 291 अब वर्तमान सेंटर का, दोनों को मिला देने पे 1265 बनता है। पहले 1300 था दोनों मिलाकर, अब 1200 है, 1265 है दोनों मिलाकर। इन्हीं सभी को बेचना है गवर्नमेंट को और इन्हीं सभी को बेचकर जो है गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करेगी। और ये जो है किसके द्वारा बेचा जा रहा है, तो आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी के द्वारा बेचा जा रहा है इन सभी को। तो 974 और 291 यानी कि 1265 PSU, इन सबको बेचना है गवर्नमेंट को और जो है वो आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी के द्वारा इन सभी को बेचा जा रहा है। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं निजीकरण कर रहे हैं, यानी कि सब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, यानी कि सब चीज़ प्राइवेट कर दे रहा है सरकार, सब चीज़ प्राइवेट कर दे रहा है। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपका विभागीय लोक उपक्रम और आपका गैर विभागीय लोक उपक्रम क्या था वो भी आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा पॉइंट और देख लीजिए, भारत में लोक उपक्रमों का क्या उद्देश्य है वो देख लीजिए। तो लोक उपक्रमों का उद्देश्य पहला है सरकारी आवश्यकताओं की ये पूर्ति करता है, मुद्रास्फीति नियंत्रण करता है और ये मूल्य नियंत्रण करता है, गरीबी उन्मूलन करता है और रोजगार सृजन करता है, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, इनको ये सुनिश्चित करता है, और क्षेत्रीय असंतुलन या फिर क्षैतिजीय जो आपका असमानता इसको कम करता है। मतलब ये संतुलित क्षेत्रीय विकास को ये सुनिश्चित करता है और ये क्षेत्रीय असंतुलन है इसको कम करता है लोक उपक्रम, और आपका क्षैतिजीय जो असमानता है उसको समानता में परिवर्तित करता है। इसके अलावा लाभ अर्जन, जिसे दीर्घकालिक निवेश के रूप में उपयोग किया करके पूंजी निर्माण में भी ये बढ़ोतरी करता है। तो लाभ अर्जन तो करता है, ये प्रॉफिट कमाता ही है, लेकिन ये दीर्घकालिक निवेश के रूप में इसका उपयोग करता है, अल्पकालिक के रूप में नहीं। और इस तरह से ये अपना पूंजी निर्माण करता है। लोक उपक्रमों से संबंधित कुछ समस्याएं भी हैं, वो क्या क्या है वो देख लीजिए। जैसे कि नीति निर्माण, राजनीतिक हस्तक्षेप है। तो नीति निर्माण करने के लिए आपको राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका ओवर स्टाफ की समस्या है, यानी कि कर्मचारी अधिक है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो आपका VRS स्कीम लाया था, ये जो है स्कीम लाया था 1991 में। इसके अलावा थर्ड नंबर इसका समस्या है कि वित्तीय स्वायत्तता में कमी के कारण कच्चे पदार्थों की जो है खरीद इसमें देरी होती है। इसके अलावा अस्थायी कार्यपालिका की अनुपस्थिति होती है, देन आपका पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या आ जाएगी। अस्थायी कार्यपालिका बहुत देखने की यहाँ पे प्रेजेंट होता ही नहीं है, इसका समस्या बहुत ज़्यादा है। देन ऐसे में पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या आ जाएगी। अगर परमानेंट गवर्नमेंट अगर पूरा ठीक ठाक चले तो आपका पॉलिसी पैरालिसिस की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। देन ये आपका एक तरह से अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका जो लोक उपक्रम है इससे संबंधित कुछ समस्याएं भी थी, समस्याओं को भी हम लोग देख चुके हैं और इसका जो है वो लाभ भी कुछ है वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये जो आपका तीसरा और जो चौथा था वो आपका समझिए। पहला हम देख रहे हैं हम लोग कि आपका निजीकरण को लागू करने के लिए सरकार जो है वो 6 तरह का आर्थिक सुधार किया, जिसमें से पहला है बी आरक्षण की नीति, दूसरा है बी लाइसेंसिंग की नीति, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में ही। तीसरा है रुग्ण उद्योगों से संबंधित नीति, ये हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। इसके अलावा लोक उपक्रमों में सुधार की नीति, ये हम लोग अभी पढ़े। इसके अलावा हम लोग अब देखेंगे MOU, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नीति, ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एक और बच जाता है आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नीति, यानी कि रिटायरमेंट की नीति, वो हम लोग पढ़ेंगे। और ये 6 चीज़ अगर आप जब कर लीजिएगा तो आपका जो निजीकरण है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी जान लीजिए कि जो आपका लोक उपक्रम में सुधार है इसी को हम लोग महारत्न और नवरत्न की नीति भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग जो है वो आपका विनिवेश की नीति कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो लाइन है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में ही जो है वो हम लोग इसी को ही जोड़ के पढ़ेंगे अभी, महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न की नीति। इसको हम लोग अभी जब हम लोग अभी नहीं मतलब कल की क्लास में देखेंगे ना, तो कल की क्लास में हम लोग महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न की नीति के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद हम लोग महारत्न कंपनियों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नवरत्न कंपनी पढ़ेंगे, नवरत्न कंपनियों की विशेषता देखेंगे। फिर आपका मिनी रत्न कंपनी देखेंगे, मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 1 देखेंगे, मिनी रत्न कंपनी श्रेणी 2 देखेंगे। इन सभी को पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों की क्या विशेषता है, ये सभी देखेंगे। इसका सकारात्मक पक्ष देखेंगे, फिर इनका जो है वो हम लोग कमियाँ देखेंगे, नकारात्मक पक्ष देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि आपका निजीकरण को लागू करने के लिए सरकार 2 काम करेगा, जो कि आपका 2-3 काम जो आपका है। निजीकरण करने के लिए 6 तरह का आर्थिक सुधार करेगा, वो भी हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा 2 काम करेगा, प्रबंधकीय सुधार और एक आपका वित्तीय सुधार। प्रबंधकीय सुधार के लिए आपका एनपीए लाएगा, एनपीएम, और वित्तीय सुधार के लिए आपका विनिवेश लाएगा। फिर हम लोग विनिवेश नीति को अलग से डिटेल से पढ़ेंगे, विनिवेश नीति क्या है वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिर विनिवेश नीति का लाभ देखेंगे, उसका कारण देखेंगे, उसका उद्देश्य देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग जो है वो आपका विनिवेश वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की नीति या फिर औद्योगिक क्षेत्र का जो निजीकरण किया जा रहा है, यानी कि कॉरपोरेट गवर्नेंस, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम लोग अलग से इसको पढ़ेंगे कि जो आपका नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, जो कि 2015 में आया था, उसका क्या उद्देश्य है। CSR पॉलिसी, ये इसका क्या ये संकल्पना है। इसके अलावा मेक इन इंडिया देखेंगे, मेक इन इंडिया की विशेषता देखेंगे, स्पेशल फोकस किस में किया जा रहा है वो देखेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है वो और भी कई सारा है, जैसे कि निम्स वगैरह के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका इसके बाद कुछ कुछ और भी है, वो हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम देख लेंगे। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के बाद फिर हम लोग जो है वो 5 नंबर पॉइंट MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग छठा जो पॉइंट है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपका MOU इसको भी पढ़ लेंगे। फिर आप देखिएगा कि जो है निजीकरण वाला टॉपिक ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो निजीकरण का जो टॉपिक है वो हम लोग 2 क्लास और लगेगा, फिर 2 क्लास में आपका निजीकरण भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज 1 क्लास हो गया है, 2 क्लास और आएगा, फिर आपका निजीकरण भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आपका वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की ओर चलेंगे। और ग्लोबलाइजेशन भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके लिए भी आपका 2 क्लास लगेगा और 2 क्लास में आपका वैश्वीकरण भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिएगा आपका, तो बहुत जल्दी जल्दी ये सब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। बस आप वीडियो को लगातार देखते चलिए और इससे संबंधित आप जो है इस सभी टॉपिक्स के ऊपर नोट्स बनाते चलिए और फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल की क्लास में हम लोग निजीकरण को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।